सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। अगर मेरे पास एक संख्या है a जिसमें मैं जोड़ता हूं एक दूसरी संख्या जो है b, और उत्तर में मुझे मिलती है एक तीसरी संख्या समझो के c। और अगर मैं तुम्हें एक और बात बताऊं तो ये जो a और ये जो b हैं, ये दोनों की दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये दोनों की दोनों हैं अपरिमेय संख्याएं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो उत्तर होगा C, ये क्या होगा? ये परिमेय होगा या ये अपरिमेय होगा? तो मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा इस वीडियो को यहाँ रोको और खुद से सोचो कि अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को लेके अगर हम जोड़ते हैं तो उत्तर में हमें परिमेय संख्या मिलती है या अपरिमेय संख्या मिलती है। तो चलो इसे अब साथ में करते हैं। तो A मुझे लेनी है एक अपरिमेय संख्या, तो समझो कि मैं ले लेता हूँ सबसे प्रसिद्ध पाई, और इसमें मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या। वो मैं लेता हूँ, समझो वो मैं लेता हूँ 1 घटा पाई। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसके उत्तर में हमें मिलने वाला है यहाँ पे 1, जो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। 1 को 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ एक परिमेय संख्या 2 का वर्गमूल, और जिसमें मैं जमा कर देता हूँ एक और अपरिमेय संख्या, समझो कि 1 घटा 2 का वर्गमूल। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, जो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा लग रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर यहाँ परिमेय संख्या मिल रही है। लेकिन रुकिए, अब अगर मैं a लेता हूँ समझो कि पाई, और उसमें मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि पाई ही, तो क्या होगा? तो पाई जमा पाई का उत्तर आएगा 2 पाई, और 2 पाई तो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हमें अपरिमेय भी मिल रहा है। एक और यहाँ पे मैं उदाहरण लेता हूँ। समझो कि a हम लेते हैं पाई, और उसमें हम जोड़ देते हैं एक दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि 2 का वर्गमूल। तो उत्तर में हमें पाई जमा 2 का वर्गमूल ही मिलेगा, जो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ के उत्तर हमें परिमेय या अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है। अब मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को लेके अगर मैं उनका गुणा करूं तो क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि समझो कि एक संख्या है a, और उसमें हम गुणा करेंगे एक दूसरी संख्या b
जिसका उत्तर हमें मिलेगा एक तीसरी संख्या C। और यहाँ पर भी ये जो A और ये जो B हैं ये होने चाहिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। तो चलिए देखते हैं। तो फिर से एक काम करो ना, फिर से वीडियो को रोको और खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो साथ में करते हैं। तो पहली अपरिमेय संख्या अगर मैं यहाँ लेता हूँ, समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ 1/π और इसके साथ मैं गुणा करता हूँ दूसरी अपरिमेय संख्या, समझो कि पाई। तो उत्तर में तो ये पाई और पाई कट जाएंगे और मुझे उत्तर में मिलेगा सिर्फ 1, जो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। और एक और उदाहरण यहाँ लेते हैं। तो समझो कि अगर मैं पहली अपरिमेय संख्या लेता हूँ 2 का वर्गमूल, जिसमें मैं गुणा करता हूँ दूसरी अपरिमेय संख्या 2 का वर्गमूल ही, तो उत्तर में 2 का वर्गमूल गुणा 2 का वर्गमूल हमें मिल जाएगा 2, जो बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। अब ज़रा स्थिति को बदलते हैं। तो अब अगर a जो अपरिमेय संख्या है वो मैं लेता हूँ यहाँ पे, समझो कि पाई, और उसमें गुणा करता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या पाई ही, तो उत्तर में हमें मिलेगा पाई का वर्ग, जो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। और एक आखिरी उदाहरण और ले लेता हूँ मैं कि समझो पहली संख्या है पाई और दूसरी अपरिमेय संख्या है 2 का वर्गमूल। तो इसका उत्तर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा पाई गुणा 2 का वर्गमूल ही, जो बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि गुणनफल करके भी हमें उत्तर में परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी मिल सकती है। वो बिल्कुल निर्भर करता है कि A और B संख्याएं कौन सी दी गई हैं। यहाँ हमें कुछ व्यंजक दिए गए हैं और हमें पहचानना है कि इनमें से कौन से परिमेय हैं और कौन से अपरिमेय। तो मैं तुम्हें ज़रा जल्दी से बता दूं कि परिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम किसी संख्या को 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार तुम इसे खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं अब इसे। तो यहां हमें दिया गया है 9 तो एक परिमेय संख्या है। इसे हम 9/1, 18/2, 27/3 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं यह है वर्गमूल 45 का, इसका क्या कर सकते हैं। तो यह है हमारे पास 9 जमा 45 का वर्गमूल। इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 5। और आगे हम ये दोनों वर्गमूल को अलग कर सकते हैं। तो यह है वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 5। अब आगे ये हो जाएगा 9 जमा 9 का वर्गमूल तो हम जानते हैं ये होता है 3, और ये है हमारे पास गुणा वर्गमूल 5 का। अब इसे हम जितना अलग अलग कर सकते थे वो हमने कर दिया है। अब देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक संख्या है 9 जो कि एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे जमा है हमारे पास 3, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 5 का वर्गमूल। 5 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, और किसी भी अपूर्ण वर्ग का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमें मिलता है अपरिमेय। तो 5 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। अब ये जो चीज़ है ये हो गई है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। और हम जानते हैं कि अगर हम एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें मिलती है एक अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय संख्या को हमें जोड़ना है 9 से, जो कि एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि जब हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें मिलती है एक अपरिमेय संख्या। तो ये पूरी की पूरी जो संख्या थी, ये पूरा जो व्यंजक था, ये हमें मिल रहा है कि ये है अपरिमेय। तो हमें हमारा पहला व्यंजक मिल गया, वो है अपरिमेय। अगली संख्या हमें दी गई है 45 का वर्गमूल बटा 3 गुणा 5 का वर्गमूल। अब 45 का वर्गमूल तो हम यहाँ कर चुके हैं कि 45 का वर्गमूल है
वर्गमूल 9 गुणा 5 के, जिसे हम अलग अलग लिख सकते हैं कि ये है वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 5, 3 गुणा वर्गमूल 5। तो चलिए मैं इस 45 के वर्गमूल को सीधे सीधे लिख देता हूँ कि यह है 3 गुणा 5 का वर्गमूल, और बटा हमें यहाँ पे हर में भी दिया गया है 3 गुणा 5 का वर्गमूल। अब अंश और हर इन दोनों की संख्या यहाँ पे समान है, तो इसका तो उत्तर होगा 1, और 1 तो हम जानते हैं 1 है एक परिमेय संख्या। तो हमारा जो दूसरा व्यंजक था 45 का वर्गमूल बटा 3 गुणा 5 का वर्गमूल, वो है एक परिमेय संख्या। यहाँ हमारी आखिरी संख्या है 3 गुणा 9 का वर्गमूल, जो बराबर होगा 3 गुणा 9 का वर्गमूल, तो हम जानते हैं वो होता है 3। तो 3 गुणा 3 तो हो जाएगा 9, और 9 तो एक परिमेय संख्या है। तो हमारा जो आखिरी व्यंजक है वो है एक परिमेय संख्या। तो हमने सारे व्यंजकों को पहचान लिया। Tele Covid ka na rin. Yan na. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं पुष्पा झा आपकी विज्ञान शिक्षिका आज आपके समक्ष कार्बन और उनके यौगिक इस विषय को पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगा, ये ऐसा मुझे लगता है। आज की दुनिया जो है यह कार्बन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये यौगिक इसके संश्लेषित करके आज पूरी दुनिया में कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक मिलते हैं। यह अधातु है, यह आपने जब मेटल नॉन मेटल कर रहे थे तब देखा था। तो आज इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपने घर में कई प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो आप मेटल्स धातु और मिट्टी और शीशा इन सब की सामग्रियों को छोड़कर अन्य सारी सामग्रियों को कलेक्ट करेंगे और एक सूची बनाएंगे, जिसमें सर्वप्रथम आप भोजन पदार्थ जैसे मुख्य जो हम लोग खाते हैं जैसे चावल, दाल,
चीनी, घी, मध। इस तरह से आप कलेक्ट करेंगे और उसका एक जगह में जमा कर करके रखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट आप देखें तो ये भोज्य पदार्थ हो गए। इसके बाद देखिए ये कागज़ है, पेपर, रुई है, कॉटन जिसको कहते हैं रुई, इसका कपड़ा देखिए ये कॉटन है। यहाँ सिल्क का एक टुकड़ा मैंने रखा है और यहाँ जूट का एक बैग का थोड़ा सा एक पीस काट कर मैंने रखा है। ये नारियल का रस्सी है, ये नायलन का रस्सी है और यह ऊन का एक दस्ताना है। इसके बाद आगे बढ़ें, देखिए ये कोयले का एक टुकड़ा लिया है। यहाँ एक छोटा लकड़ी का गोल सा एक चक्की टाइप से है। इसके बाद एक मोमबत्ती लिया गया है। फिर आप देखें ये कपूर है, कपूर है। इसके आगे आप देखें ये दवाई है, एस्पिरिन है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एस्पिरिन है। और फिर आप आगे बढ़ें, ये रंग है जो हम लोग खेलते हैं या कोई चीज़ को डाई करना हो तो ये डाई है। और ये नील है, नील हम लोग अब सफ़ेद कपड़ों में डालते हैं तो यहाँ ये थोड़ा सा नील लिया हुआ है। इसके बाद ये साबुन है और यहाँ खाने वाला सोडा है। और भी बहुत सारी चीज़ों को आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरह की चीज़ें ली है जिसमें आप भोज्य पदार्थ, पेपर और टेक्सटाइल मटेरियल्स और कोयला, लकड़ी, मोमबत्ती, कैम्फर जो है वह सुगंध के लिए है, एस्पिरिन आपके लिए रोज़मर्रा की जो थोड़ी सुस्ती होती, तबीयत ख़राब, उसके लिए, खाने वाला सोडा जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम, ये साबुन है तो इसकी भी आगे आप पढ़ाई करेंगे, और ये रंग है, डाइज है। तो इस तरह से आप अपने घर में कलेक्ट करके अपने शिक्षक को दिखाएंगे और इसको कैटेगरीज़ में बांटेंगे। तो आइए अब हम इसकी कैटेगरीज़ बनाते हैं। तो ये सर्वप्रथम ये भोज्य पदार्थ हैं जिसमें देख रहे हैं कि ये 3 हमें प्लांट से मिले हैं और ये घी जंतु और ये जो है मध मधुमक्खी का कीड़ा। यहाँ पेपर इंडस्ट्री बैम्बू ट्री से मिलता है, ये रुई का तो पौधा होता है, यह कॉटन है, सिल्क का कीड़ा होता है, जूट भी पौधा है और नारियल आप लोग सब देखे ही हैं। ये नायलॉन संश्लेषित है और ऊन जो है वो भेड़ के स्किन पर से निकाला जाता है। कोयला नीचे ज़मीन में बहुत ही हज़ारों बरस से जो पेड़ दब गए तो वो धीरे धीरे कोयले में परिणत हुए, ये है। यह सीधी लकड़ी है, यह मोमबत्ती है जिसका उपयोग आप देखे होंगे कि जो मधुमक्खी है वो अपने आसपास एक हनीकॉम्ब बनाती है और उसके अंदर मध को कलेक्ट करती है। तो वैक्स जो है यह बहुत ही प्राकृतिक रूप से भी होता है और हम लोग इसको संश्लेषित भी करते हैं। ये कैम्फर है यानी कि कपूर, कपूर का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, उसमें से ये कपूर निकाला जाता है। यहाँ ये दवाई है, ये भी हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। और फिर रंग है, रंग भी ये नील का तो बहुत ही हिस्टोरिक हमारे लिए कहानी है। तो ये सब पेड़ से ये डाइज प्राप्त होते हैं जिनको संश्लेषित किया जाता है। साबुन भी जो है वो तेल में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो यह साबुन बन जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट में भी कार्बन है, तो यह भी हमें प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से। इस तरह से आप इसको सूचीबद्ध करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होती है। ये सभी जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखलाई इसमें कार्बन मुख्य पदार्थ है। अभी हम लोगों ने जो सामग्री देखी उसको एक सूचीबद्ध करेंगे। तो सर्वप्रथम भोजन, फूड, फिर ईंधन, फ्यूल, कपड़े, कागज़, दवाई, रंग,
खुशबू, जैसे कपूर लिया था, और परफ्यूम सब भी इसके अंदर आते हैं। विषैले पदार्थ, साबुन एवं अपमार्जक, यहाँ मैंने साबुन आपको दिखाया था, डिटर्जेंट, और खाने वाला सोडा, यह प्राकृतिक रूप से भी मिलता है, और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये सब मिलता है। और इसके ये इन सारी चीज़ों में मैंने देखा क्या, तो आप इसको जलाएंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, काला पदार्थ। यह कार्बन की उपस्थिति को दर्शाता है, और इससे हमें ये समझ आता है कि ये सारी चीज़ें हमें मोस्टली पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त हुए हैं। तो पहले लोग ऐसा मानते थे कि इनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स आवश्यक थी, और यह लैबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। इस सिद्धांत को 1828 में फ्रेडरिक होलर नाम के वैज्ञानिक ने असत्य प्रमाणित किया। तो आप लोग इस वैज्ञानिक का नाम ज़रूर याद रखेंगे, 1828 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्या हुआ कि होलर ने जो लैबोरेटरी वर्क किया, उससे एक नई केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ब्रांच का उदय हुआ। तो यह हम देखेंगे कि क्या किया गया था। तो ये है अमोनियम साइनेट, NH4, यह पॉजिटिव रेडिकल है, और CaNO नेगेटिव रेडिकल है। इनका चेंजेस इन्होंने लैबोरेटरी में इसे कन्वर्ट किया यूरिया में, NH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड O। यह आप देख रहे हैं कि ये कार्बन यहाँ मुख्य अवयव हो गया, और इसके जो 4 वैलेंसी है, जैसा आप लोग को मालूम भी है, उस पर ये सुसज्जित हो गए। तो ये कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो गया है। ये अकार्बनिक पदार्थ था, अमोनियम साइनेट, और इसके समयावयीकरण अभिक्रिया इसे कहते हैं, इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ बन गया है। और हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एटम न डाला गया है, न इसमें बाहर हुआ है, बस इन एटम्स का पुनर्योजन कहते हैं, या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स कहते हैं, जिसके द्वारा यह नया पदार्थ, नया यौगिक का उदय हुआ है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ N है और यहाँ N है, तो यहाँ भी एक N और एक N। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। इस तरह से आपने देखा कि इसमें कोई भी एटम का एडिशन या ये निष्कासन नहीं हुआ है, बल्कि ये बस पुनर्योजित होकर स्ट्रक्चर पर ये चेंज हो गए और कार्बन मुख्य अवयव हो गया, और जिससे कि यह कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उदय हो गया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोग जब सीखेंगे अच्छे से, तो आप सीखेंगे कि 3 तरह के फार्मूला होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर पर बहुत डिपेंड करेंगे, और स्ट्रक्चर के बदल जाने से यौगिक बदल जाता है। ये सारी बातें हम लोग इसमें सीखने जा रहे हैं। तो रिज़ल्ट क्या निकला है कि कार्बन एक सबसे ज़्यादा मिलने वाला पदार्थ है, जबकि यह भूपर्पटी में पेट्रोलियम है, खनिज है वो, और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन सब के रूप में मात्र 0.02% ही मिलता है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह 0.03% ही है। फिर भी यह संश्लेषित होकर इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग यौगिक बनाते हैं। यही बात हमें सीखना होगा। तो ये प्रकृति में बहुत ही अल्प मात्रा में उपस्थित होते हुए भी लगभग 10 मिलियन तक इनके यौगिक विद्यमान हैं। तो अब हमारा पॉइंट्स क्या आएगा कि क्यों विद्यमान है। तो चूँकि कार्बन एक सहसंयोजी बंधन बनाने वाला तत्व है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, और ये हम लोग अभी सीखेंगे।
तो इनको बनाने वाले जो यौगिक हैं, सहसंयोजी बंधन बनाने वाले यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही कम होता है। और यह यौगिक बनाने के जो बड़े गुण हैं, इसे हम कहते हैं श्रृंखलन, कैटिनेशन, यानी ये 4 वैलेंसी का उपयोग करके बहुत बड़ी संख्या में यह यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात आपने सीखा, सहसंयोजी बंधन, और सहसंयोजी बंधन आयनिक बंधन से भिन्न है। इसमें प्रबल आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, ये आयंस नहीं दे सकते, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। और 4 वैलेंसी के कारण ये बहुत बड़ी संख्या में श्रृंखलन करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ मैंने एक आपके लिए टेबल बनाया है, इसमें आप देखें एसिटिक अम्ल CH3COOH, इनका गलनांक 290 है और क्वथनांक 391 है। दूसरा है क्लोरोफॉर्म CHCl3, इनका गलनांक 209 है और केल्विन में है, याद रहे कि ये केल्विन तापमान है, और क्वथनांक 334 है। एथेनॉल है C2H5OH, इनका गलनांक 156 और क्वथनांक 351। मीथेन CH4, इनका 90 और 111। तो आपको मेटल चैप्टर में आपको याद होगा कि वहाँ हम लोगों ने गलनांक और क्वथनांक उच्च देखा था। अब हम लोग आगे यह सहसंयोजी बंधन किस तरह से बनते हैं इसके बारे में जानेंगे। अब कुछ उदाहरण हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस आपको मालूम है द्विपरमाणविक अवस्था में होते हैं, तो इनका एक इलेक्ट्रॉन है, इनका बंधन बनता है। अब सहसंयोजी बंधन कैसे बनता है? हमेशा शेयरिंग होती है, यहाँ आदान प्रदान नहीं होता है, यहाँ शेयरिंग करके यह बंधन बनाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह एक इलेक्ट्रॉन इसको सहायता करेगा और यह एक इलेक्ट्रॉन इसको सहायता करेगा, और इससे यह हीलियम की रचना को प्राप्त कर लेगा। आपको पता है कि यौगिक बनाने के लिए क्या क्रिया होती है? तो यौगिक बनते हैं जब कि जो प्रतिकारक है वह इलेक्ट्रॉन का बंधन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? या तो पहला आपने सीखा था इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसमें आपने देखा था कि त्याग करते हैं और ग्रहण करते हैं, वो बड़ा आसान था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ शेयरिंग हो रहा है, यह एक इनको मदद कर रहा है और यह एक इनको मदद करके दोनों को 2-2 का फैसिलिटी प्राप्त हो जा रहा है, हीलियम की रचना प्राप्त कर लेते हैं। इसे हाइड्रोजन गैस हमारा बन गया। अब आगे आप देखिए ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन में 2 और 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहरी कोश में, वो 2 और पहला में 2 है के में और दूसरा में 6 है, तो 6 भाग लेंगे। 1 2 3 4 5 6, इसका मैंने क्रॉस लिखा आपको पहचानने के लिए आसान होगा। यहाँ एक जोड़ी, ये 1 पेयर, ये 1 पेयर, यानी ये एक इसके साथ और फिर दूसरा वाला इसके साथ, यानी कि पेयरिंग हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स का। यह एक पेयर बनाया, यह एक पेयर बनाया, तो इसमें हो रहा है डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या हो रहा है? डबल। यहाँ डबल आप देख रहे हैं, मैंने साधारण भाषा में आप इसको 2 ऐसे निशान दे देंगे तो ये डबल बॉन्डिंग को दिखाता है। तो ये बन गया O2। इसके बाद हम आते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन का देखें कि वो 2 5, यानी जो बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो भाग लेंगे यौगिक बनाने में। तो यहाँ ये 3 की जोड़ी बनेगी, तभी वो 8 रचना, किसकी रचना प्राप्त करेगा? 8 कंप्लीट होगा तो वह नियॉन का रचना प्राप्त करेगा। यहाँ भी ऑक्सीजन में भी यह नियॉन का रचना प्राप्त करता है। यानी कोई भी तत्व प्रतिक्रिया करते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो वह अपने निकटस्थ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करते हैं। तो ये दूसरा वाला नाइट्रोजन यहाँ भी मैंने लगा दिया है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको मैंने क्रॉस दिखलाया था,
इसलिए आप क्रॉस ही लगाएं। तो यह एक जोड़ी, फिर ये दूसरी जोड़ी, फिर ये तीसरी जोड़ी। तो यहाँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है और यह नाइट्रोजन गैस बना है। तो आपने क्या सीखा? यह एकल, ये कैसा बंधन है? सिंगल। ये कैसा है? डबल। और ये है ट्रिपल। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये बना रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन। ऊपर में आप लोगों ने सेम देखा, अब हम दूसरे तत्वों के साथ दिखाएंगे। कार्बन का आप जानते हैं 4 वैलेंसी है, 2 K शेल में और 4 L शेल में, तो यही प्रतिक्रिया करेंगे। अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ ये 8 बना सकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरह से ये 8 रचना, पूर्ण रचना को प्राप्त करेंगे। और ये चारों तरफ से हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्डिंग करेंगे। इसे कहते हैं चतुष्पदीय या रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप ये बनाया है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से यह एक हाइड्रोजन लग गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा, और यह बना दिया है मीथेन। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यह सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रहा है। यह आपने सीखा। तो सहसंयोजी बंधन, अब हम इसको समाप्त करें तो यह 3 तरह का होगा। सिंगल, जब एक जोड़ी करेंगे यौगिक बनाने में अपना पूर्ण स्टेटस प्राप्त करने के लिए, और यहाँ 2 जोड़ी कर रहे हैं ऑक्सीजन में, तो ये डबल कोवेलेंट। यहाँ नाइट्रोजन में 3 जोड़ी कर रहे हैं, तो ये ट्रिपल कोवेलेंट यह बंधन कहलाता है। फिर आप मीथेन में देख रहे हैं कि सिंगल 4 हाइड्रोजन चारों तरफ से लगकर यह पूर्ण रचना कार्बन अपना प्राप्त करता है, और हाइड्रोजन भी तो कार्बन प्राप्त करता है नियन का, और हाइड्रोजन प्राप्त करता है हीलियम का। और इस तरह से यह रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप है और यह बनाता है मीथेन, और इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग ही देखा जा रहा है। अब हम लोग सीखेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यहाँ चूँकि हमने बंधन बनाना सीखा, तो इसीलिए आवश्यक है कि हम लोग पहले बंधन, ये कार्बन और हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखें। अभी मैंने आपको मीथेन बनाकर दिखलाया था कि इनका बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह 4 संयोजकता है। आपको मालूम है कि यह 4 इलेक्ट्रॉन ना त्याग कर सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या है उससे ये असामान्य हो जाएगा। इसलिए हमेशा हम लोग इसका देखते हैं कि यह सहसंयोजी बंधन बनाता है। यहाँ हम देख रहे हैं मीथेन, फिर से ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, चूँकि इनके एकल सहसंयोजी बंधन बन रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, और इसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके लिए एक हमारा जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, और इसे एक जनरल नाम दिया जाता है एल्केन। ANE सफिक्स इसमें लगाया गया है, और यह सारा जो एक समजात श्रेणी बनाएगा होमोलोगस सीरीज, जिसमें सभी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, बस एक CH2 एडिशन होता चला जाएगा। इसी को अभी हम इसमें आपको समझाने जा रहे हैं। आप देखें मीथेन का, तो N नंबर कार्बन का क्या है 1, तो 1 2n मतलब 1 × 2 2, और उसमें 2 जोड़ दें तो यानी कि 4। इसी तरह से अगर हम मीथेन का अगला लिखेंगे इथेन, तो इथेन का क्या होगा फॉर्मूला हम समझ सकते हैं। यहाँ 2 लिखेंगे C2 और H6, वो कैसे हुआ, तो 2 दूनी 4 और +2, इससे हो गया वो 6। तो यहाँ हमारे फ़र्क क्या आया है,
तो हमेशा एक होमोलोगस सीरीज़ में आप देखेंगे कि एक CH2 एडिशन होता चला जाता है और होमोलोगस सीरीज समजात श्रेणी बनते जाती है। यह हम आगे सीखेंगे। अब एक दूसरे तरह का आप देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कहलाते हैं, दो तरह के होंगे। अभी हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखा था, तो आप देख रहे हैं कि ये एक डबल बॉन्ड वाला जो यौगिक होगा उसका जनरल फार्मूला है CnH2n और इसे हम एल्कीन ENE सफिक्स लगाकर कहते हैं। और इसमें 2 कार्बन से स्टार्ट ही ये होगा, ये डबल बॉन्ड है आप देख रहे हैं, और कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 का तो यहाँ पेयरिंग हो गया, जो बाकी 2 बचे वो एक हाइड्रोजन इधर ले गया और एक हाइड्रोजन इधर ले गया। उसी प्रकार से इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो यहाँ हो गई और एक हाइड्रोजन का इधर हुआ और एक हाइड्रोजन का इधर हुआ, और ये फार्मूला हुआ C2H4 और इसे हम कहेंगे इथीन। तो ये जनरल नाम के अनुसार ही चलेगा, ENE सफिक्स लगाकर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें भी आप एक CH2 से ऐड करके होमोलोगस सीरीज आप बना सकते हैं। अब हम एक दूसरा देखेंगे लास्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ही अंदर ये आएगा, यह है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक जनरल फार्मूला देते हैं हम लोग CnH2n-2, इसे कहते हैं अल्काइन, YNE सफिक्स इसमें लगाया गया है। और यह कैसे बनेगा, तो आप देखें कि ये तीन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ये बीच में किया है, इधर से इस कार्बन का 3 और इस कार्बन का 3, तो ये 3 की पेयरिंग हो गई, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, तो ये एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये अटैच हो गया और ये मॉलिक्यूल बना इथाइन, इसे हम लोग कहते हैं इथाइन। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन से ही यह स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन के बीच में ही यह आरंभ होगा। इसी तरह से यहाँ 3 है तो यह 2 कार्बन से ही यह आरंभ होगा, जबकि आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखा था कि यह सिंगल कार्बन से स्टार्ट हुआ था। आगे आप इसमें CH2 ऐड करते चले जाएंगे और जैसे एल्केन सीरीज़ बनाएंगे, फिर एल्कीन सीरीज़ बनाएंगे और एल्काइन सीरीज़ बनाएंगे। यह आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपसे मेरी यही आकांक्षा है कि इच्छा है कि आप लोग इस सीरीज़ को बनाते चले जाएंगे या संख्या आप बढ़ाते चले जाएंगे और कम से कम 10 तक, जैसे डेकेन बोलते हैं, तो उस तरह से आप इसको एडिशन करते जाएंगे और इसको बनाएंगे। इस प्रकार से यहाँ इसी फार्मूला को आप बनाते जाएंगे। यहाँ सिंपल डबल हम देख रहे हैं, ये बनाते चले जाएंगे, एक CH2 का एडिशन आप करते जाइएगा। यहाँ भी वही है, तो ये आप अगर बनाएंगे तो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला का ज्ञान होगा और आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब की अच्छी समझ विकसित हो जाएगी और आप देखेंगे कि यह कितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स बना सकता है। अब यहाँ हम असंतृप्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह एक बॉन्ड कमज़ोर होता है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, और यहाँ 2 कमज़ोर है बॉन्ड है तो और भी आसानी से यह तोड़ा जा सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी हमने बस एक सिंगल, डबल और ट्रिपल ये कैसे कार्बन यौगिक बनाता है इसके बारे में समझे हैं। कार्बन की एक प्रमुख प्रॉपर्टी है, गुण है अपरूपता, एलेट्रॉपी। इसे हम क्या समझते हैं, तो यह है कि कार्बन के विभिन्न भौतिक रूप में विभिन्न यौगिक प्राप्त होते हैं जो कि प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं। तो इसको शुद्ध रूप में अगर हम प्राप्त करते हैं या फिर कुछ थोड़ा मिक्स भी हो सकता है, तो यहाँ जब रवादार रूप में जब हम प्राप्त करते हैं तब उसे हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। इसमें डायमंड, ग्राफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन, जो अभी हाल में ही पता चला है, यह 3 आते हैं। दूसरा है एमॉर्फस फॉर्म। इसका क्या मतलब होता है,
यह बेरवादार है, यानी कि यह क्रिस्टल्स जो रेगुलर रिपीटेटिव जो तत्वों का खास बंधन बनाकर बनाने की जो गुण है वो इसमें नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग कहते हैं एमॉर्फस फॉर्म। तो अभी एमॉर्फस फॉर्म हम लोग देखेंगे यह कौन कौन सा है जो प्रकृति में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तो कोल है, जो हजारों साल पहले पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे दब गए और कोयला में परिणत हुए, यह कोल है। और भी इसका अच्छा रूप होता है तो कोक है। चारकोल है जो लकड़ी से बार बार उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके बनाया जाता है। इसी प्रकार से एनिमल चारकोल भी बनाया जाता है। ये सब हमारा जो है एमॉर्फस फॉर्म कार्बन का कहलाता है। तो पहले मैंने लिखा था क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन आएगा। इसमें कुछ भी और भी चीज़ नहीं मिला हुआ है, यही हम लोग देखेंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ, एक आपके लिए बनाई हूँ हीरे की संरचना। हीरा, डायमंड, यह अधातु है कार्बन का, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपरूप है और यह कठोरतम पदार्थ है। और इसमें इसके चारों जो वैलेंसी है वह इंटैक्ट दूसरे कार्बन से होते हैं और फिर दूसरे कार्बन से आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हैं और इसलिए यह बहुत ही कठोरतम पदार्थ बन जाता है। आपने सीखा था कि अधातु कठोर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यह एक अपवाद है और ये अत्यंत ताप और दाब पर एक किम्बरलिन नाम के पाइप के अंदर यह प्रकृति में डीप इनसाइड जमा होते गया और धीरे धीरे हीरा में परिणत हुआ है। यह विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। तो यह आप लोग फिर से याद रखेंगे कि 4 परमाणु कार्बन के चारों दिशा में, चारों तरफ से ये अलग अलग कार्बन के एटॉम से जुड़ते चले जाएंगे और यह दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं डायमंड। अब दूसरा हम देखेंगे ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट आप लोग सबके पास है, पेंसिल का आप लोग उपयोग करते हैं, पेंसिल में जो लिखता है वो ग्रेफाइट है। तो वो आप समझिए कि वो कितना सस्ता है, जबकि हीरा बहुत ही महंगा है और ये बहुत ही सस्ता चीज़ है और ये बहुत ही कॉमन भी है। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, ये हेक्सागोनल शेप, यानी 3 जो इसके वैलेंसी है वही एक दूसरे से जुड़ता है। ये एक तरफ से यह ओपन है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसमें मैंने एक डॉटेड लाइन बनाया है, इसका तात्पर्य है कि एक तरफ से ये नहीं जुड़ा हुआ है और इस तरह से ये जुड़कर हेक्सागोनल शेप बनाता है और फिसलनदार, यानी बहुत ही मुलायम और फिसलनदार ये परत दर परत ये शेप बनाते चले जाता है। और इसलिए चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि अब विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। तो विद्युत और ऊष्मा दोनों का ग्रेफाइट बहुत ही बेस्ट कंडक्टर भी बोल सकते हैं ये है और इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो आप पुनः इसे याद करेंगे कि 3 परमाणु आबंधित होकर एक षटकोणीय रचना हेक्सागोनल शेप बनाते हैं। यह आपके पेंसिल में है और मशीन सब में भी ग्रीजिंग करने के लिए, चिकनाई उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब ये लेटेस्ट जो है, जो एक गुंबद जैसा है, यह कुछ दिनों पहले ही इसको प्राप्त किया गया है और यह एक फुटबॉल जो आप लोग खेलते हैं उसी ढंग से ये रहता है और इसमें 60 से लेकर 70-75 तक कार्बन एटॉम्स जुड़े रह सकते हैं और गोल गुंबद की रचना बनाते हैं, जिसे हम जियोडेसिक गुंबद कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि हेक्सागोनल, पेंटागोनल ये दोनों शेप्स इसमें दिखाई पड़ रहा है और इस तरह से यह C60 यानी मिनिमम 60 और 60 से थोड़ा ज़्यादा भी कार्बन इसमें जुड़ सकते हैं और ये एक गुंबद बनाया जिसे हम जियोडेसिक गुंबद की रचना के समान
मानते हैं, तो यह साइंटिस्ट बकमिंस्टर फुलरिन के नाम पर इसको दिया गया है। तो यह हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया, और इन तीनों को हमने सीखा, हीरे की संरचना, ग्रेफाइट की संरचना और यह C60 बकमिंस्टर फुलरिन की संरचना। आप लोग भी इसको बनाएंगे, कोशिश करेंगे और फिर और इसके बारे में सीखेंगे। तो एलोट्रॉपी क्या है, पुनः मैं दोहरा दूं कि यह डिफरेंट फॉर्म्स में, फिजिकल डिफरेंट फॉर्म्स, भौतिक जो गुण है उसकी जो प्रकृति है वो अलग अलग दिखती है। तो उस हिसाब से तो हम लोग कह सकते हैं कि यह अलग अलग चीज़ है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये रासायनिक जब इससे प्रतिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन के जितने रासायनिक गुण है यह सब ये दिखलाते हैं। इसलिए यह एक ही पदार्थ हैं लेकिन अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। इसी घटना को हम अपरूपता कहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखलाया, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म्स, ये सब प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में देखा कि कितने तरह की चीज़ें हमारे घरों में मिलती है, जिसमें सब कुछ जलकर कार्बन ही परिणत होता है। तो ये हमें पता चला कि कार्बन सबसे प्रमुख पदार्थ है और इनका जो बंधन है वह सहसंयोजी बंधन ये बनाएंगे। इनके विभिन्न अपरूप प्रकृति में मिलते हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसको खोजेंगे। और मेरा आपसे आग्रह है कि आप ये सहसंयोजी बंधन को अच्छे से सीखकर आप सिंगल कोवेलेंट कार्बन का जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको आप अपना प्रैक्टिस करेंगे। जितना स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे यौगिकों का, उतना ही आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होता चला जाएगा और आसान भी होता चला जाएगा। तो फिर हम लोग बाद में मिलेंगे। अभी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से
आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।